ओके गाइस, सो वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज लेक्चर। आज अपने पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर और आज अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड सारा सवाल अपने सॉल्व करेंगे फ्रॉम सी इंटरमीडिएट दिव्य जड़ी बूटी टैक्स बुक। एंड ये दिव्य जड़ी बूटी के बारे में आप सबको पता है, मेरे को बताने का दरकार नहीं है। ऑल इन वन स्टॉप सोल्यूशन, कॉन्फिडेंस बूस्टर, सारा का सारा एग्जाम क्वेश्चन यहाँ पे आपको मर्ज किया हुआ मिलेगा। तो फटाफट आइए, एक बार मैं आपको 5-10 मिनट्स में समझा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे CGST एक्ट में 6 सेक्शंस में 16, 17, 18, 19, 20, 21। सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21 कंटेन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेक्शंस, जिसमें से CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को खाली 16, 17, 18 पढ़ना है, 19, 20, 21 उनके सिलेबस में नहीं है। बट CMA एंड CA स्टूडेंट्स को 19, 20, 21 भी पढ़ना है, बिकॉज वो भी उनके सिलेबस में है। ठीक है, तो आज के 19, 20, 21 टॉक्स अबाउट, सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट जॉब वर्क वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि अगर मैं कोई सामान जॉब वर्क में दे रहा हूं किसी को खरीद के, तो जॉब वर्क में जो सामान दिया क्या उसका ITC मुझे मिलेगा, उसके क्या कंप्लायंसेस, उसके क्या प्रोसीड्यूर्स है, वो अपने सेक्शन 19 में पढ़ेंगे। सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिनको कंपल्सरी GST लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 में जो रजिस्ट्रेशन ISD का लेते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन उनको अलग से लेना पड़ता है। और वो क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द रेसिपिएंट्स ऑफ द सप्लायर्स, वहां पे अपने बात करेंगे सेक्शन 20 में किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, टर्नओवर के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट कि जब आप एक्सेस ITC डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और उसकी रिकवरी अगर की जाती है, तो रेसिपिएंट ऑफ द सप्लायर, जिनको एक्सेस क्रेडिट मिल चुका है, दे आर लायबल टू पे टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी इफ एनी एप्लीकेबल। तो उनसे कैसे रिकवर किया जाता है, ये सेक्शन 21 कहता है। इसके पहले जो है वो अपने को जो मेन थिंग्स है, जो कॉमन टॉपिक्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आज का वीडियो मैं आपको बता देता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स दोज हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर। अगर आप बिल्कुल इस चैप्टर के बारे में पढ़े नहीं हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो को बंद कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, इट्स बेटर, ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। मैं लाइव सेशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरीज इसमें होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरीज इसमें आता है पढ़ते पढ़ते, तो मैं इसलिए लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का क्वेरीज लास्ट में आता है, प्लीज़ आप उनको सॉल्व करें। ठीक है, शुभादीप, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप अभी यहाँ पे मत लिखे, आप प्लीज़ अभी कुछ मत लिखिए। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ यहाँ पे कुछ मत लिखिए। जितना भी आपका क्वेरीज है विथ रिस्पेक्ट टू ऐप एक्सटेंशन, यू प्लीज़ आस्क सेपरेटली, डू नॉट आस्क इन द लाइव चैट बॉक्स अननेसेसरी। प्लीज़ डू नॉट राइट चैट्स। सिपुन, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई MCQs कब होगा? सब कराएंगे बॉस, यू नीड टू गिव सम टाइम। और जो भी आपको है आप एक्सटेंड, मतलब सब टाइमली होगा गाइस, सब कुछ होगा, बट यू हैव टू गिव सम, यू हैव टू बी पेशेंस। ओके, डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, प्लीज स्टडी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू स्टडी। ओके, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एग्जिस्टिंग क्लासेस, आप लोग और अदर की बात करो। पहले माइंड को शांत करो कि मैं क्या पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोग समझना ही नहीं चाहते कि टीचर क्या पढ़ाना चाह रहा है, बट आप लोग और बाकी का एक्सटर्नल बात इतना कर लेते हो टीचर से कि आप लोग को मतलब करंट टॉपिक में तो इंटरेस्ट ही नहीं आता है, बाकी टॉपिक्स में इंटरेस्ट आता है। जब बाकी टॉपिक्स कराएंगे तो फिर आपको कोई चौथा टॉपिक आ जाता है, उसके ऊपर आप बात करना स्टार्ट कर देते हो। तो गाइज, यू हैव टू बी सेंसिबल, यू हैव टू बी पेशेंस। एंड जब हम लाइव क्लास ले रहे हैं ना, तो यू शुड फील दैट देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, आपका भी मेरा भी। तो अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं तो देयर इज अ सेंसिबल, कहीं ना कहीं ये टॉपिक मैं क्यों चुना, आप सोच रहे हो, आपको सोचना चाहिए कहीं ना कहीं मैं टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट ही क्यों चुना, क्योंकि मुझे टॉपिक ये इंपॉर्टेंट लगता है। ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आए हैं, स्टूडेंट्स को इसमें बहुत क्वेरीज होती है, दैट इज़ वाई मैंने इसको लाइव क्लासेस के लिए किया। हो सकता तो मैंने रिकॉर्डिंग करके शूट करके आपको दे देता, वीडियो अपलोड कर देता, फिर क्वेरी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो दैट इज़ वाई प्लीज़ डू नॉट टाइप अननेसेसरली चैट्स एंड आस्किंग मी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेरीज जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पा। क्या होगा ना कि अगर आप भेजोगे तो मेरा वहाँ से इंटरेस्ट लूज होगा, मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा। तो जो स्टूडेंट्स एक्चुअल क्वेरी देख करते हैं उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज़ डू नॉट राइट क्वेरीज विच आर नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी नहीं है उसके बारे में ना लिखे, टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी लिखिए। हाँ, वीडियो के बाद में जब खत्म होने का रहेगा सेशन, उसके बाद मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप अपना टाइम पूरा लीजिए और वो टाइम में आपको जो एक्सटर्नली सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बट अभी जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन हमारा टॉपिक में होना चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड अपने क्या पढ़ रहे थे अपने 19, 20, 21 मैंने आपको सबसे पहले वो 3 सेक्शन का एक समराइज बताया कि वो 3 सेक्शन बोलता क्या है, एंड वो अभी अपने वी विल नॉट डिस्कस दोज 3 टॉपिक्स, वी विल डिस्कस फर्स्ट सेक्शन 16, 17 एंड 18. तो सेक्शन 16 फर्स्टली टॉक्स अबाउट द conditions and eligibility requirements of taking input tax credit. Now input tax credit का concept क्या है? Credit of input tax. And what is input tax? Input tax is tax paid on your inputs. And what is inputs? The inputs is like divided into 3 categories: the input raw materials, the input services and capital goods. ये सारे आपके inputs में आ जाते हैं. जितना भी taxes आपके इस inputs में लग कर आता है आपके पास, उसे हम input tax कहते हैं. और अगर उसको credit आप ले लेते हो तो उसको हम input tax credit बोलते हैं. तो there are certain rules of taking input tax credit. आप ITC कैसे लेते हो? How do you utilize to pay your output tax? जिसका credit settlement mechanism आपको पढ़ाया गया था payment of tax chapter में, कि first आपको IGST पे करना पड़ता है, utilize करना पड़ता है टू पे IGST, एंड देन CGST और SGST इन एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन. ठीक है, कोई भी ऑर्डर कोई भी प्रपोर्शन के हिसाब से आप IGST को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट यू हैव टू इंश्योर दैट IGST शुड बी फुल्ली यूटिलाइज टू पे ऑल योर आउटपुट टैक्सेस फर्स्ट बिफोर यूटिलाइजिंग CGST एंड SGST. उसके बाद आता है ऑर्डर में CGST. आपको CGST यूटिलाइज करना पड़ता है टू पे आउट एनी रिमेनिंग CGST, और इफ बैलेंस अगर CGST बचता है तो वो IGST के लिए पे ऑफ हो सकता है, बट SGST के अगेंस्ट में पे ऑफ नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट्स अ क्रॉस ट्रांजैक्शन क्रेडिट. फिर आता है SGST. SGST विल बी यूटिलाइज टू पे SGST फर्स्ट, एंड देन फिर आता है तो यूज होगा SGST अगेंस्ट IGST अगर कुछ बचता है तो. यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर मेरे पास आउटपुट IGST है तो मुझे सबसे पहले इनपुट IGST यूटिलाइज करना पड़ेगा, फिर मुझे इनपुट CGST यूटिलाइज करना पड़ेगा, एंड उसी के बाद मैं इनपुट SGST यूटिलाइज कर सकता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट का कि यू शुड बी नोइंग कि कौन सा क्रेडिट आपको पहले यूटिलाइज करना पड़ता है और कौन सा क्रेडिट आपको बाद में यूटिलाइज करना पड़ता है. ठीक है ना, नंबर 1 क्लियर हो गया. नंबर 2 सर ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट बता दे रहा हूं, फिर मैं फटाफट एग्जाम क्वेश्चंस में जंप करूंगा, शोइंग यू कि व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड टिल नाउ. वो आपको ज्यादा फोकस करना है, उस पर आपको पूरा 100% कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और पूरा आपको सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आदर्श ऐसे तो ये क्वेश्चंस IPCC इंटरमीडिएट का है, बट जितना डिस्कशन है फाइनल के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, तो इंटर और फाइनल दोनों के स्टूडेंट्स इस डिस्कशन को सुन सकते हैं. ठीक है ना, ओके. तो गाइज दिस वाज समथिंग अबाउट नंबर 1. अब अपने सेकंड में आते हैं, अब अपने सेकंड पार्ट में आते हैं कि सर हमें ये बताइए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए मेन 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. नंबर 1, यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो GST में तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते. नंबर 2, सर यू शुड यूज दिस इनपुट्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अगर आपने इनपुट्स को बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं किया तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते. ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे GST लगता है, बट वो मोबाइल फ़ोन में अपना पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ, उसका कोई बिजनेस से कनेक्शन नहीं है, तो वो मेरा क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होगा मोबाइल फ़ोन. ठीक है, ऑल्दो वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स हो सकता है, बिकॉज मैं उसे कैपिटलाइज करूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. नंबर 2 आता है कंडीशंस ऑफ टेकिंग क्रेडिट. नाउ व्हाट आर दी 4 कंडीशंस ऑफ टेकिंग क्रेडिट. नंबर 1, you should possess a tax paying document or a tax invoice which is issued by the supplier or the recipient as the case may be. जो भी, अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते. यू शुड हैव अ टैक्स इनवॉइस और अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच एविडेंसेस दैट टैक्स हैज बीन पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे प्रूव होता है कि आपने टैक्स चार्ज किया है और अपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है. नंबर 2, आपको गुड्स मिल जाना चाहिए, सर्विस मिल जाना चाहिए. यू शुड हैव रिसीव द गुड्स और यू शुड हैव रिसीव द सर्विसेज. अब इसमें एक चीज आपको याद होगा, बिल टू शिप टू मॉडल. बिल टू शिप टू क्या होता है कि मान लीजिए मैंने किसी से गुड्स खरीदा, बट वो गुड्स मेरे पास एक्चुअली चलकर नहीं आया, बट दैट हैज बीन डिलीवर्ड टू द थर्ड पर्सन ऑन माय बिहाफ, जिसको हम कहते हैं कि सामने वाला पार्टी ने मुझे बिलिंग तो किया क्योंकि मैं खरीदा, बट शिपिंग मुझे नहीं किया क्योंकि मैंने उसको बोला कि शिपिंग कहीं और करने, किसी दूसरे पार्टी को करने, या मान लो कि मैंने गुड्स पहले ही ट्रांसफर कर दिया ऑन अकाउंट बिफोर आई, मतलब आफ्टर आई परचेज, तो मैंने बोल दिया कि आप उनको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दीजिए. तो यहाँ पे तो मुझे गुड्स मिला नहीं, ना मुझे सर्विस मिला. ठीक है, कुछ मिल नहीं रहा मुझे डायरेक्टली, मैं किसी और के बिहाफ में ले रहा हूँ. तो इन दिस केस क्या आपको लगता है कि आपको क्रेडिट मिलना चाहिए? यस, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि बिल टू शिप टू मॉडल के केस में भी यू विल बी eligible to receive the credit because you have even though you have not actually received the goods or services. दोनों के लिए applicable है.
Then comes the supplier should have actually paid the taxes to the government which has been charged. Okay, and fourth is he should file a return. ही मतलब रेसिपिएंट को रिटर्न फाइल करना जरूरी है. अगर रेसिपिएंट विल नॉट फाइल रिटर्न देन ही इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब ठीक है, अब ये रिटर्न क्या हुआ? दिस रिटर्न इज नथिंग बट GSTR 3B उन्हें फाइल करना पड़ेगा वरना उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. देन इसमें पार्ट आता है डेप्रीशिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स जब आप खरीदते हो ना तो उस पर टैक्स लगकर आता है. जैसे मान लो 1 लाख का आपने कैपिटल गुड खरीदा, उस पर 18% GST लगा 18,000, तो टोटल वैल्यू क्या हुआ? 1,18,000. अब आप सोच रहे होंगे अब मेरे लिए टोटल कॉस्ट क्या है? अगर आपने 1 लाख को टोटल कॉस्ट माना और आपने कॉस्ट को 1 लाख माना और डेप्रीसिएशन 1 लाख में लिया, तो जो 18,000 है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप आराम से ले सकते हो. बट आई रिपीट, बट अगर आपने 1 लाख के ऊपर जो टैक्स कंपोनेंट है उसका 18,000 रुपीज जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिया 18,000 का वो आपने ले लिया, लेकिन मान लीजिए अगर आप 1,18,000 को कॉस्ट मान लेते और डेप्रीशिएशन पूरा वैल्यू पे लेते, मतलब टैक्स कंपोनेंट भी ले लेते, तो यू वुड नॉट बी एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट. नेक्स्ट इसमें आता है कि आपको recipient has to pay back the consideration, that is value plus tax amount within 180 days from the date of invoice. अगर वो 180 days के अंदर पे नहीं करता है, अगर वो 180 days के अंदर पे नहीं करता है from the date of invoice issued by the supplier, then the credit which he has availed, recipient जो credit ले लेता है, अगर ले लेता है तो he has to reverse back the credit along with interest at the rate of 18% per annum from the date he availed the credit till the date he added back to his output tax liability. उसे interest के साथ उसे रिवर्स करना पड़ता है और अगेन ही इज एलिजिबल टू रिक्लेम द क्रेडिट वंस ही हैज पेड द फुल कंसिडरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट. अब सर टाइम लिमिट क्या आईटीसी क्लेम करने का? आईटीसी टाइम लिमिट है क्लेम करने का कि नेक्स्ट ईयर का जो सितंबर मंथ का रिटर्न का ड्यू डेट है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मंथ का सितंबर मंथ का जो ड्यू डेट है विच इज 20th of October, दिस इज नेक्स्ट मंथ 20th, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. मतलब 19-20 का अगर मैं बात करूं, फॉरगेट अबाउट एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट जो भी कोविड के थ्रू आया है वो हम लोग छोड़ दे रहे हैं. नॉर्मली लॉ के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 1920 का ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग का? एनुअल रिटर्न तो है 31 दिसंबर, बट उसके पहले अगर किसी ने मान लो 1 अक्टूबर को फाइल कर दिया एनुअल रिटर्न 1920 का, और सितंबर मंथ का ड्यू डेट क्या होगा रिटर्न फाइलिंग का? 20th अक्टूबर. तो विच एवर इज अर्लियर, 1 अक्टूबर और 20th अक्टूबर, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर तक उनको जीएसटी रिटर्न फाइल क्रेडिट क्लेम करना पड़ेगा पर्टेनिंग टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेक्शन 17 का विच टॉक्स अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी एंड ब्लॉक क्रेडिट्स. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस ब्लॉक क्रेडिट्स, दैट इज 17 सबसेक्शन 5 विच टॉक्स अबाउट नेगेटिव लिस्ट आइटम. कि कुछ आइटम्स हमारे ऐसे हैं जीएसटी लॉ में जो प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी कि इन आइटम्स पे तो क्रेडिट आपको मिलेगा ही, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन और यू आर यूजिंग इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. आपको इसका क्रेडिट गाइस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. ये आपको ध्यान से सोचना है, समझना है और मेरा बात बहुत कान खोल के सुनना है, ठीक है. आईटीसी आपको नहीं मिलेगा नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट कि आपने इसको बिजनेस के यूज किया कि नहीं किया. अब इसके ऊपर बहुत सारे सम्स है. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरा आईटीसी के 17 सबसेक्शन 5 जहां आपको पूछ लेगा कि किसका क्रेडिट आपको मिल रहा है, किसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है. देन आता है 70, वो मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा, जब अपने क्वेश्चंस करेंगे उससे आपका डिस्कशन हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स. देन अपने आते हैं 17(1) एंड 17(2) में विच टॉक्स अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. अपॉर्शनमेंट मतलब क्या? अगर आपने इनपुट यूज किया बिजनेस पर्पस के लिए और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जितना क्रेडिट आपने एट्रीब्यूट कर रहे हो आप अपना इनपुट के लिए, जो इनपुट यूज हुआ आपके बिजनेस पर्पस के लिए, उतना ही क्रेडिट आपको मिलेगा, बाद बाकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. नेक्स्ट टॉपिक बोलता है कि अगर आपको इनपुट यूज कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी, एग्जाम सप्लाई के लिए भी, तो जितना क्रेडिट आपका एट्रीब्यूटेबल था टू दी एग्जाम सप्लाई दैट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड हाउ द क्रेडिट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्सेबल सप्लाई विल बी एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है. अब इसमें एग्जाम सप्लाई के तरफ झुकाव ज्यादा है, एग्जाम सप्लाई के तरफ झुकाव ज्यादा है, तो एग्जाम सप्लाई का इन्होंने क्या किया, अगर एग्जाम सप्लाई के लिए अगर आपको इनपुट यूटिलाइज कर रहे तो उसका क्रेडिट आपको ज्यादा मतलब नहीं मिलेगा. तो एग्जाम सप्लाई जितना ज्यादा होगा आपके टर्नओवर में उतना क्रेडिट का ब्लॉकेज ज्यादा होगा, क्योंकि आपका उतना पूरा अलाउ नहीं किया जा रहा है. तो एग्जाम सप्लाई का स्कोप को बढ़ाया गया, वो बताता है 17 सबसेक्शन 3, वो अपने
वो आप अपने क्लासेस में देख लिए होंगे और हम लोग रिविजन क्लासेस में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 17 सबसेक्शन 4 हमें यही वो ये कहता है कि बैंक्स और एनबीएफसी के पास एक ऑप्शन होता है, बैंक्स और एनबीएफसी के पास एक ऑप्शन होता है कि जो बैंक्स और एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो लोग को जाना है अपोर्शनमेंट में, तो देखिए अपोर्शनमेंट जो अपने लोगों ने डिस्कस किया उसका डिटेल रूल्स है, रूल 42 एंड रूल 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, जिसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत बड़ा फॉर्मूला गवर्नमेंट ने दिया, उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको वर्क करनी पड़ती है। बट बैंक्स एंड एनबीएफसीज अगर चाहें कि मेरे पास कोई सिंपल मेथड हो जिससे हम ये निकाल सके कि कितना क्रेडिट उनको ब्लॉक करना है, कितना क्रेडिट उनको अलाउ नहीं, बिकॉज बैंक के जो सर्विसेज होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज बैंक के एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं, तो बैंक के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एट्रीब्यूट करना कि कितना एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है कॉमन इनपुट्स के लिए। अगर एक्सक्लूसिव वाले इनपुट्स, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कोई इनपुट को पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो इनपुट अलाउड ही नहीं है क्रेडिट के लिए। बट कोई इनपुट मैंने टैक्सेबल सप्लाई के लिए पूरा का पूरा यूज किया exclusively for taxable supply or exclusively for exempt supply, then there is not an issue that I can get ITC. But what if one common input is getting used for both taxable and exempt supply? In that case यहाँ पे आपको रूल 42 रूल 43 का apportionment करना पड़ेगा, and rule 42 talks about input and input service, and rule 43 talks about capital goods का apportionment. तो that depends upon आपके एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, अकॉर्डिंगली आपको रूल अप्लाई करके आना पड़ेगा। कमिंग बैक टू माई सेक्शन 17.4, वहाँ पे बोलता है कि एनबीएफसीज बैंक्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो क्रेडिट अवेल करेंगे एज पर रूल 42-43, या फिर वो लोग चाहे तो नॉट विथ स्टैंडिंग फॉलोइंग दैट रूल, दे मे नॉट फॉलो दैट रूल, दे मे ऑप्ट टू अवेल 50% ऑफ द टोटल आईटीसी एंड बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली लैप्स, मतलब 50% वो अवेल करेंगे, बैलेंस वो अपने आप लैप्स हो जाएगा। ये हुआ सेक्शन 17 एंड आखिरी में आता है सेक्शन 18 विच इज वेरी मस्ट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन स्पेशल केसेस। अब इस पूरे सेक्शन को ऐसे तो 6 सब सेक्शंस है इसके, 18(1) से लेकर 18 सब सेक्शन 6, बस मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं अपने इजी कैलकुलेशन के लिए। एक पार्ट होता है जहां पे आपको क्रेडिट मिलता है इन स्पेशल केसेस, और एक पार्ट होता है जहां पे आप क्रेडिट रिवर्स करते हो इन स्पेशल केसेस। जहां पे आप क्रेडिट अवेल करते हो इन स्पेशल केसेस, तो इसमें 4 केसेस आती है। पहला केस आता है व्हेन यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड एंड यू हैव अप्लाइड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी, तो आपका जितना लायबिलिटी डेट था उसके पहले दिन का जो स्टॉक है आपका, यानी आपका इनपुट्स हो गया या आपका इनपुट सर्विसेज, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है अदर देन कैपिटल गुड्स, उसका क्रेडिट यू कैन टेक, अगर आपने फर्स्ट टाइम जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लिया है, विद इन 30 डेज आपने अप्लाई कर दिया है तो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, यू आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट यू हैव टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3), सो इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला उसके एक दिन पहले अगेन आप इनपुट्स और कैपिटल इनपुट्स एंड इनपुट फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, ये सब का क्रेडिट आप ले सकते हो, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आप नहीं ले सकते। बट थर्ड केस, अगर आप स्विच ओवर करते हो कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में, पहले आप सेक्शन 10 में टैक्स पे कर रहे थे तो आप क्रेडिट नहीं ले रहे थे, अब बट आप सेक्शन 10 से आके सेक्शन 9(1) में आ रहे हो, नॉर्मल चार्ज में आ रहे हो, फॉरवर्ड चार्ज में आ रहे हो, चार्जिंग जीएसटी, सो इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल टू टेक आईटीसी। अगेन दैट्स अ स्पेशल केस ऑफ आईटीसी क्लेम। तो जिस दिन आपका लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज आया सेक्शन 9(1) में, उसके एक दिन पहले तक का क्लोजिंग स्टॉक प्लस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बट दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड बाई 5% पर क्वार्टर एज पर रूल 40 एंड रूल 44, जो अभी हम लोग आने वाले सम्स में देखेंगे, ठीक है। आने वाले सम्स में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको किस तरीके से मिलता है, रिड्यूसिंग बाय 5% पर क्वार्टर। देन सिमिलरली, अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई में एंगेज था, मतलब मान लो मैं पहला कुछ ऐसा गुड्स बना रहा था जो पूरा जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्टेड था, बट अभी जीएसटी लॉ ने उसको टैक्सेबल कर दिया है, तो अब वो टैक्सेबल हो गया है, तो अब जो इनपुट्स यूज होते थे मेरे पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं थे, बट अगर अब वो अगर टैक्सेबल हो गया है, जो जीएसटी में आ जाएगा, उसमें जीएसटी लग जाएगा, इन दैट केस जो इनपुट मेरा वो सप्लाई में जा रहा है, जो पहले एग्जेम्प्ट अब टैक्सेबल हो गया है, आई विल बी गेटिंग फुल आईटीसी, मतलब मुझे उसका फुल आईटीसी मिलेगा, बट अगेन क्लोजिंग स्टॉक का पूरा मिल जाएगा, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, कैपिटल गुड्स का पूरा नहीं मिलेगा, मुझे अगेन 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये थे सारे स्पेशल केसेस इन आईटीसी। अगेन ये सारे के सारे 1 ईयर के अंदर आपको मिल जाने चाहिए क्रेडिट्स, मतलब आपका जो इनवॉइस डेट था, जिसका क्रेडिट आप ले रहे हो, जो अब आप परचेज किए, उसके 1 साल के अंदर क्रेडिट ले लेना चाहिए, उसके पहले का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था कि जहाँ पे आपको क्रेडिट स्पेशल केसेस में मिलता
मिलता है। आई नो आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट, बट मैं पहले ही बोल दिया था ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक बार ये चैप्टर पढ़ चुके। ब्रशअप कराना बहुत जरूरी है बिफोर आई स्टार्ट एक्चुअली डिस्कसिंग द मेन क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आता है द सेकेंड पार्ट ऑफ द पार्ट, दैट इज रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। किस तरीके से आप क्रेडिट रिवर्स करोगे। अगेन इसमें सब कुछ का उल्टा समझिए। एक हुआ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करा रहे हो अंडर सेक्शन 29(5), या फिर आप पहले तो टैक्सेबल स्टेटस में थे, अब आप एग्जाम स्टेटस में चले गए। मतलब पहले आपका गुड्स टैक्सेबल था तो आप क्रेडिट मजे से एंजॉय कर रहे थे, बट अब गुड्स एग्जाम्प्ट होने वाला है। तो जो एग्जाम्प्टेड गुड्स आप बेचने वाले हो विदाउट जीएसटी, उसमें जो इनपुट आप ले चुके हो वो आपको गवर्नमेंट को वापस क्या करना पड़ेगा, पे बैक करना पड़ेगा। आपको क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अगेन कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट इसमें रिवर्स होगा प्रो रेटा बेसिस पे। अब सर प्रो रेटा कैसे हुआ, प्रो रेटा यहाँ पे हम समझते हैं 5 years इज टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स। मान लीजिए 10 months बाद आपने अगर उसको एग्जाम सप्लाई में आ गया है, या 12 months बाद वो एग्जाम सप्लाई में आ गया है, तो पहला 1 साल, 12 months हो गया, 5 महीना 5 साल में 12 months हो गया कितना, 1 साल, ठीक है। तो पहला 1 साल प्रो रेटा बेसिस पे आपको क्या करना है, 12/60 के हिसाब से तो आप क्रेडिट ले लेंगे, बाद बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। बिकॉज जीएसटी लॉ में आपको याद रखना पड़ेगा कि कैपिटल गुड्स जो हम स्टार्टिंग में परचेज करते हैं फॉर टैक्सेबल सप्लाई, उसका क्रेडिट हम इमीडिएटली पूरा ले लेते हैं। बाद में जाके अगर उस कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कोई भी स्पेशल रिवर्सल केस आता है तो हमें रिवर्स करना पड़ता है, अगर उसकी टैक्सेबल सप्लाई से एग्जाम स्टेटस में चली जाती है। सिमिलरली जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, हो सकता है जब आप टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में थे, नॉर्मल स्कीम में थे, अब आपको जाना है कॉम्पोजिशन स्कीम में। सो इन दैट केस अगेन वंस यू गो इनटू कॉम्पोजिशन स्कीम यू आर नो मोर एलिजिबल टू टेक आईटीसी। तो सेम केस में आपको क्रेडिट को क्या करना पड़ता है, पे बैक करना पड़ता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 है, जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है, वो है कि सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी। अगर कैपिटल गुड्स की सप्लाई हो रही है, मशीनरी की सप्लाई हो रही है, तो इन दोस केसेस आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल गुड्स की जब सप्लाई होती है या मशीनरी की जब सप्लाई होती है, तो इन दैट केस हम क्या तरह का ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। उसमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 रेड विद रूल 44 बोलता है। इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज के डेट में लॉ में, बिकॉज इन दिस केस जब कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी की सप्लाई हो रही है तो लॉ में ही 2 ट्रीटमेंट बोला है। ऑल्दो दोनों केस में आंसर डिफरेंट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बट इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर को सही बताया है और मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस में प्रूफ करके दिखाऊंगा हाउ द सजेस्टेड आंसर लुक्ड लाइक व्हेन इंस्टीट्यूट गेव दैट सजेस्टेड आंसर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर्स, यू कम टू नो कि व्हाट आर द लैकुनास इन द लॉ। आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज द सजेस्टेड आंसर गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, सो यू शुड फॉलो ब्लाइंडली इंस्टीट्यूट, बिकॉज अल्टीमेटली द मार्क्स अवॉर्डर, द मार्क्स गिवर इज इंस्टीट्यूट। आपको इंस्टीट्यूट को फॉलो करके चलना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज लॉ में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक ही चीज के लिए 2 ट्रीटमेंट है। एक जगह बोलता है कि आपको आपका जो आपको 2 वैल्यूज कंपेयर करने पड़ेंगे, मतलब योर इनपुट टैक्स क्रेडिट विच यू हैव बीन क्लेम्ड -5% पर क्वार्टर, मतलब जो मशीनरी आप बेच रहे हो, आप खरीदे किस वैल्यू पे तो उस पर टैक्स निकाल लो, माइनस आप 5% पर क्वार्टर आईटीसी कर लो, और कंपेयर करो विद टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। तो दोनों में से जो हायर होगा दैट विल बी गिविंग यू द फाइनल हायर अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन एक जगह लॉ में ये भी लिखा है कि आप प्रो रेटा बेसिस पे रिवर्सल कर दो बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। तो हम क्या फॉलो करेंगे, तो मेरा मानना इंस्टीट्यूट वो माइनस जो फर्स्ट मेथड है वो फॉलो करता है, -5% पर क्वार्टर और टैक्स और ट्रांजेक्शन वाले विच एवर इज हायर को कंपेयर कर लो और अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर दे दो, ठीक है। ऑल्दो ऑल्टरनेटिवली आप दूसरा रूल भी फॉलो कर सकते हो, बट यही करो, यही सबसे बेस्ट और यही एक्चुअली जिसको बोले ना, जिसको बोला जाए कि मतलब नॉर्मली यही फॉलो होना चाहिए मेथड, बिकॉज दिस साउंड्स मोर कॉन्सेप्चुअल एंड दिस साउंड्स मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। सो आई होप आपको ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ होगा सेक्शन 16, 17 एंड 18 के बारे में। 19, 20, 21 में भी डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज दोज आर वेरी थ्योरेटिकल पोर्शंस, वो बेज़्यादा कुछ वहाँ डिस्कस करने का कुछ है नहीं। तो अभी हम लोग फटाफट इन द मीन टाइम लेट्स कम टू आवर सम्स पार्ट। तो सम्स पार्ट देखिए, ये वाला जो सम्स पार्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, हम लोग सबसे पहले कुछ अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एक सम आपको कराया जाए, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी सम्स होना चाहिए। अगर रेपिटेटिव क्वेश्चंस होगा तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, क्योंकि जब आप ये बुक ले लोगे आपको बुक दिखाई देगा when we will be seeing the book, तो बुक में आप ऑटोमेटिकली देख पाओगे। अच्छा, बुक्स से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट्स है तो उसका पूरा का पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि हाउ यू कैन टेक दिस बुक, हार्ड कॉपी भी लेना है तो क्या करना है, सॉफ्ट कॉपी लेना है तो क्या करना है, सब कुछ आपको डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं,
ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू वेरी वेल केयरफुली अंडरस्टैंड कि हाउ यू हैव टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स आप भी उसको पूरा अच्छे से देखिए, बहुत मन लगा के पढ़िए और बहुत मन लगा के देखिए, ठीक है। सो चलिए फटाफट आते हैं, पहला क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑन रामोप्लास्ट सोप फैक्ट्री। रामोप्लास्ट सोप फैक्ट्री एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, एंगेज्ड इन द ब्यूटी सोप्स फॉरएवर ग्लो इन मुंबई, ठीक है। वो इसी में एंगेज्ड है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। फॉरएवर ग्लो वो इसी में एंगेज्ड है, ठीक है। इट हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू परचेज मेड सर्विस अवेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। पहला है सोप मेकिंग मशीन, मोटर व्हीकल्स फॉर सोप मेकिंग मशीन, ठीक है। सोप मेकिंग मशीन, मुझे बताइए क्या इसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? यस सर, बिल्कुल मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स ट्रांसपोर्ट करने, मोटर व्हीकल्स में अपने क्या पढ़े थे सर कि नॉट मोर देन 13 सीटिंग कैपेसिटी पर्सन्स। I repeat, not more than सोप मेकिंग मशीन 50,000, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स की जब आप मोटर व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं इनपुट्स ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, तो मोटर व्हीकल्स में हम लोग ने पढ़ा था कि मोटर व्हीकल्स अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी, मोटर व्हीकल्स अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी अगर हमें मिल परचेज किया और हम लोग ने उसको परचेज किया है तो उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? अदर देन फॉलोइंग केसेस वेयर यू आर एंगेज्ड इन डीलिंग इन मोटर व्हीकल्स और वेयर यू आर यूजिंग इट फॉर ट्रेनिंग ड्राइविंग, इस तरह के पर्पस के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको उसका क्रेडिट बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पर्सन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी मोटर व्हीकल्स खरीद रहे हैं वॉट एवर पर्पस, मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इनपुट्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर व्हीकल यूज़ किया जा रहा है तो इसका भी क्रेडिट्स आपको मिल जाएगा। मेंबरशिप ऑफ फिट एंड फाइन हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, हमें पता है कि जितने भी क्लब मेंबरशिप है या मेंबरशिप या फिटनेस सेंटर, गोल्ड जिम, ये सब जितना भी जिम से रिलेटेड सर्विसेज है इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, इस 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है। इनपुट्स परचेज बट स्टोलन फ्रॉम द फैक्ट्री, आपने इनपुट्स परचेज किया बट फैक्ट्री से आपने उसको स्टोल कर, मतलब वो फैक्ट्री से किसी ने चुरा लिया है तो वो अब आपसे बेच तो पाएंगे नहीं, जीएसटी तो लग नहीं पाएगा, तो उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट उसका क्रेडिट भी आपको ब्लॉक कर दे। तो देखिए किस तरीके से आपको आंसर देना होगा। आप प्रॉपर पूरा टेबुलर फॉर्मेट में कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी वाला टेबुलर फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये 1 2 3 4 ये 50,000 प्लस 70,000 दैट इज 1,20,000 का क्रेडिट आपको ब्लॉक करना होगा और 1,20,000 टोटल आईटीसी अवेलेबल होगा। मेंबरशिप ऑफ फिट एंड फाइन सेंटर नील हो गया, इनपुट स्टोलन नील हो गया। तो सब कुछ प्रॉपर्ली आपको बताना पड़ेगा विथ रीजंस कि क्या क्रेडिट्स आपको मिल रहा है और क्या क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं, देखिए जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 वेरी रेलिवेंट जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। चलिए एक बार इस क्वेश्चन में आते हैं। आरटीपी में 18 का सवाल है ये। ग्रेनाइट टेक्सटाइल्स परचेज्ड अ नीडल मेकिंग मशीन, नीडल डिटेक्टिंग मशीन ऑन 8 जुलाई 17, 8 जुलाई 17 को मखीजा इंजीनियरिंग वर्क्स फॉर 10 लाख से इन्होंने 10 लाख का मशीनरी खरीदा, पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% ऑन द सेम। It availed the ITC of the GST paid on the machine and started using it to manufacture। उन्होंने इसका क्रेडिट ले लिया और इसको इन्होंने मशीनरी को गुड्स पर्पस के लिए इन्होंने यूज़ किया, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया। मशीन को बेच दिया, ओ माय गॉड, अगर मशीन को बेच दिया तो बताइए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, फट बताइए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर मशीन को बेच दिया तो 18 सबसेक्शन 6 विल बी एप्लीकेबल इन दैट केस। तो अगर मैंने मशीन को बेच दिया है, सेकेंड हैंड मशीन को, इफ दैट हैज बीन सोल्ड ऑन 22 अक्टूबर फॉर 7,50,000, देन द जीएसटी रेट इसमें क्या है 18%। तो अगर जीएसटी रेट इसमें 18% है, मैंने मशीन को बेच दिया तो मेरे को इसमें 18,6 का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे होगा ये मैं आपको फटाफट, देखिए पहले सेक्शन 18 का पूरा प्रोविजन समझाया गया कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ द ईयर और पार्ट देयर ऑफ मतलब अगर 1 मंथ 2 मंथ भी है वो भी आप एक क्वार्टर मान लेंगे
3 मंथ्स है तो भी एक क्वार्टर मानेंगे, 3 मंथ्स 2 डेज है तो 2 क्वार्टर मानेंगे, क्योंकि पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज किया गया है तो आपको फ्रैक्शन को भी कंप्लीट होल नंबर में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना था, देखिए आपने कितना टैक्स पे किया होगा, 18 लाख पे 10 लाख पे 18%, विच इज़ 1,80,000। कब मैंने परचेज किया, 8 जुलाई को, और मशीन कब बिका, अक्टूबर 18 को। बहुत ध्यान से, जुलाई 17 को आपने क्रेडिट लिया होगा और आपने 22 अक्टूबर 18, तो जुलाई 17 क्या हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हुआ। तो जुलाई अगस्त सितंबर देखिए ऐसे काउंट करिए, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 क्वार्टर हो गया। लेकिन ये बिका कब, अक्टूबर में, तो अक्टूबर भी इसमें आ जाएगा क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर में बिका, तो अक्टूबर काउंट करेंगे पार्ट देयर ऑफ। तो 6 क्वार्टर्स आ गया, कितना आ गया, 6 क्वार्टर्स आ गया, रफली 18 मंथ्स, कितना 18 मंथ्स। तो 6 क्वार्टर्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपको सबसे पहले देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट देखना था, 10 लाख का 18% कितना है, 1,80,000। तो 1,80,000 में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को आईटीसी माइनस करना है, आईटीसी से 5% पर क्वार्टर। तो टोटल आप देख लो, यहाँ पे तो ईयर वाइज दिखाया, आप टोटल एक साथ भी कर सकते हो, 17-18 में 3 क्वार्टर आ रहा है और 18-19 में भी 3 क्वार्टर आ रहा है। ठीक है, तो इन दिस केस 17-18 में जब क्वार्टर आ रहा है तो 1,80,000 का 5% इंटू 3 क्वार्टर विल गिव यू 27,000, एंड अगेन 1,80,000 का 5% इंटू 3 क्वार्टर विल गिव यू 27। तो टोटल कितना होता है 54,000। टोटल कितना होता है 54,000। तो इसको माइनस करके आ जाता है 1,26,000, माइनस करके आ जाता है 1,26,000। अब माइनस 1,26,000 आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपने बेचा कितना में, आपने 7,50,000 में बेचा और उस पर ट्रांजैक्शन वैल्यू है 7,50,000, उस पर रेट कितना 18%। तो 7,50,000 पे 18% के हिसाब से आपका ड्यूटी कितना आ जाएगा 1,35,000। तो विच एवर इज हायर 1,35,000। तो 1,35,000 इज द अमाउंट यू विल पे टुवर्ड्स द डिस्पोजल ऑफ द मशीन। ओके, ये आप पे करेंगे टुवर्ड्स द डिस्पोजल ऑफ द मशीन। 1,35,000 इज योर फाइनल आंसर, ये विच एवर इज हायर। अगर मान देखिए अगर आईटीसी माइनस 5% ज़्यादा आ जाता तो वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये सब तरह का सवाल गाइज बहुत रेलिवेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैन नॉट बी लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट हाँ लिख के बोलिए यस यू आर अंडरस्टैंडिंग, इज एवरीथिंग ओके। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट हाई सर लिख के लिखिए यस सर यू आर अंडरस्टैंडिंग। सर इज इट फॉर सीए इंटर और फाइनल, दोनों के लिए है। विजय कोइराला, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फटाफट मुझे रिस्पांस चाहिए। फाइन, सबका यस 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 आ रहा है, सबका यस यस आ रहा है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, दैट इज माय मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अजय एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, मई 18 का सवाल है। मैंने नया तरीके से आंसर दिया बिकॉज क्रेडिट यूटिलाइजेशन उस समय अलग था, अभी अलग हो गया है। ठीक है, तो वी आर गेटिंग द फुल अपडेटेड आंसर इन दिस मैट। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर अजय एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, pays GST under regular scheme and provides you the following with you the following information for the month of August। तो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे लग जाएगा IGST, इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे लग जाएगा C+S, और इंट्रास्टेट परचेज तो यहाँ पे आउटपुट है तो यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। उनके पास क्रेडिट है कितना, CGST SGST IGST का क्रेडिट इनको दे दिया है, CGST SGST IGST 20 30 25। रेट्स आपको 9% 18% दे दिया, अब आपको GST निकालना है। तो सबसे पहले हमें आउटपुट टैक्स निकालना होगा। तो यहाँ पे पता है 10 लाख के ऊपर 18% कितना हो जाएगा, 10 लाख के ऊपर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई है 10 लाख का, तो 10 लाख का 18% हो गया IGST 1,80,000। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 1,80,000। नेक्स्ट इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई 2 लाख है, तो 2 लाख का 9% कितना हुआ 18,000। तो ये 18,000 कितना हो गया 36,000। तो 36,000 प्लस 1,80,000 ये टोटल आपका आउटपुट टैक्स हो गया। 36,000 और 1,80,000, ध्यान से देखिए आपने आउटपुट टैक्स निकाला है इस दो नंबर पे, ठीक है। 10 लाख पे 18% और 2 लाख पे 9%। तो टोटल आपका आउटपुट टैक्स कितना आ गया 3,60,000। 36,000 प्लस 1,80,000 2,60,000। अब हमें क्रेडिट्स पता है। क्रेडिट्स देखिए क्या है, CGST, SGST, IGST। CGST, SGST, IGST। तो CGST का क्रेडिट है, SGST का क्रेडिट है और IGST का क्रेडिट है। CGST का क्रेडिट 20,000 है, SGST का क्रेडिट 30,000 है और IGST का क्रेडिट 25,000 है। तो CGST का जो क्रेडिट, SGST का क्रेडिट और IGST का क्रेडिट तीनों का अलग अलग अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस तीनों का डालना था, वो अपने ओपनिंग बैलेंस डाल दिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ITC में। फिर हम लोग ने जो परचेज किया है विद इन द स्टेट परचेज वो है 5 लाख का। तो 5 लाख का 9% कितना हुआ 45,000। ये हम लोग ने CGST और SGST में डाल दिया। तो टोटल आपको ITC मिल जाता है 65, 75 एंड 25। टोटल आपको ITC मिल जाता है 65, 75 एंड 25, ठीक है। अब हमें यूटिलाइज करना है टैक्स। कैसे हम यूटिलाइज करेंगे देखिए, कम्बिनेशन ऑफ कैश GST पेबल फ्रॉम कैश लेजर। कितना आपको आउटपुट्स माइनस इनपुट यूटिलाइज करके आपको कैश पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने GST लाइबिलिटी देखा, IGST में 1,80,000 है और इसमें 18,18 है। हमें पता है सबसे पहले आप IGST यूटिलाइज करेंगे तो IGST आपका कितना है 25,000। तो सबसे पहले अपने 25,000 IGST को IGST के अकाउंट में यूटिलाइज कर लिया, आपका IGST खत्म। अब बचता है CGST और SGST। ध्यान से सुनना, CGST और SGST सबसे पहले अपने के साथ सेट ऑफ कर लो। CGST कितना है 65, तो 18,000 पूरा गया CGST। SGST कितना है 75,000, तो 18,000 पूरा गया SGST। अब ध्यान से सुनना, IGST को पे करने के लिए आप SGST को पहले यूटिलाइज नहीं कर सकते। दिस इज द न्यू प्रोविजन। IGST को पे करने के लिए आप SGST को पहले यूटिलाइज नहीं कर सकते, दैट हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड एट द एंड। सो इन ऑर्डर टू पे IGST, आप सबसे पहले IGST तो यूटिलाइज कर ही चुके हैं, उसके बाद आपको CGST यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब CGST जितना बचा हुआ है सारा यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो 65 टोटल था, उसमें से 18 मैंने यूटिलाइज कर लिया, तो बचा कितना 47। 65 माइनस 18 बचा कितना 47। तो 47 को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। बचा SGST 75,000 माइनस 18, 75,000 माइनस 18 जो मैंने यूटिलाइज कर लिया, तो बचा कितना 57,000। तो नेट GST मेरा लायबिलिटी आता है 51,000 और इसी को हम पे ऑफ करेगा कैश लेजर से इन द फॉर्म ऑफ IGST। C और S अपने आप पूरा यूटिलाइज हो चुका है, तो उस पर कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी आपका नहीं आएगा। अब आते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, मई 18 का न्यू सिलेबस से आया था। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लॉक क्रेडिट्स का सवाल। तो ब्लॉक क्रेडिट का सवाल आइए परचेज पढ़ते एक बार। तो इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जो क्रेडिट जिसका निकाल रहे हो वो करता क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है फन फार्मा प्राइवेट, मतलब एक मेडिसिन शॉप है, मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक सप्लायर है, वो टैक्सेबल गुड सप्लाई करता है और आपको बोला है कि उसका ये सब है GST पेड इनपुट्स है, क्या क्रेडिट उससे कितना मिलेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सवाल है जो ITC में पूछा जाता है। तो पहले आपने कैब परचेज किया, कैब्स तो कैब्स ऑब्वियसली मोटर कार होता है, लेस देन 13 सीटिंग कैपेसिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इनपुट्स में 3 लॉट्स था, इनपुट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 लॉट्स, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट्स इनपुट्स का था, जिसमें से फर्स्ट लॉट आपने इस महीना रिसीव किया, मतलब आपने सेकेंड थर्ड लॉट इस महीना रिसीव नहीं किया। और अपने सेक्शन 16 में पढ़े थे, सेक्शन 16 में पढ़े थे कि व्हेन यू आर रिसीविंग इनपुट्स इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स यू आर एलिजिबल टू टेक ITC इन द लास्ट लॉट और इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इन दैट केस आपका जो क्रेडिट होगा ना वो आप 1,25,000 क्लेम करेंगे। कितना क्लेम करेंगे 1,25,000, आई मीन क्लेम नहीं करेंगे इस मंथ, आपको कब क्लेम करना है लास्ट लॉट पे क्लेम करना है। तो अगेन इसका क्रेडिट आपको इस महीना नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स जिसमें से 3 आइटम्स था, इनवॉइस फॉर 1 आइटम इज मिसिंग, अगेन सेक्शन 16(2) का एक कंडीशन आपने ब्रीच कर दिया। 3 आइटम्स में से 1 आइटम का इनवॉइस मिसिंग है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। एंड GST पेड ऑन दैट आइटम वाज 25,000, मतलब 25,000 का GST पेड आइटम पे क्रेडिट नहीं है, बट बैलेंस जो है 2,50,000 माइनस 25,000 दैट इज हाउ मच 2,25,000, 2.25 लाख, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बाकी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आउटडोर केटरिंग सर्विस अवेल्ड ऑन वुमेन्स डे,
एक केटरिंग सर्विस ले रहे हैं, ये भी हमको पता है ये क्रेडिट ब्लॉक्ड होता है। केटरिंग सर्विसेज आर नॉट इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। तो अल्टीमेटली अगर आपको दिख रहा है, आप देख लीजिए, आपका 2,25,000 का ही आपको क्रेडिट मिला है, बाकी का कोई क्रेडिट नहीं मिला है। अगर आप नील लिख रहे हो ना, तो दिस हैज़ टू बी सपोर्टेड बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशंस थ्रू नोट्स, एंड इफ़ यू डू नॉट राइट यू विल नॉट बी गेटिंग फुल मार्क्स। दैट इज़ माई अश्योरेंस 100%। बाद में आके मत बोलना सर हम लोगों को बहुत कम मार्क्स मिला, इंस्टीट्यूट मार्क्स काटता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टैक्स। अगर आप टैक्स में अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हो ना, होता क्या है, आपको प्रॉब्लम्स इस तरीके से होगा कि वंस यू आर यूजिंग दिस यू विल नॉट बी अंडरस्टैंड कि आपको दैट इज वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक इज यू कम टू नो आपको किस तरीके से लिखना है। यू गेट दिस क्वेश्चन, यू गेट दिस सजेस्टेड आंसर, यू गेट एवरीथिंग। तो यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे हम सब जगह लिखे हैं, सब जगह कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएं कि क्रेडिट मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली ये बताना जरूरी है कि क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज आइदर इट इज ब्लॉक्ड अंडर 17(5) और इट इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन और एनी अदर कंडीशंस एज द केस में भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 6 भी एक तरह का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपको अभी याद होगा हम लोग ने पढ़ा था सप्लाई ऑफ मशीनरी। तो देखिए May 18 में अगेन एक सवाल आ गया था, 9 लाख में अपने खरीदा मशीनरी, 20 जुलाई को आपने बेचा, 18% इसमें टैक्स लगा था। 5 मार्च को, ठीक है, 5 मार्च 2018 को, यस कुलदीप, सीए फाइनल का भी वी विल लॉन्च डीजेबी वेरी फास्ट। ठीक है, प्लीज़ गिव अस सम टाइम, वी आर ऑलरेडी इन दैट प्रोसेस। फाइनल का भी डीजेबी आएगा। ठीक है सर, लेक्चर कब तक चलेगा? बस 20 मिनट्स और चलेगा, आईटीसी पूरा ख़त्म हो जाता है, बिकॉज हमें 10 क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, उसके पास हो जाएगा लेक्चर ख़त्म। आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, 15-20 मिनट और चलेगा। नेक्स्ट, मशीनरी बिका 7 lakhs में, जीएसटी रेट है 18%। व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर भरत एसोसिएट्स टू फॉलो अंडर जीएसटी लॉ? तो आपको वही सेम करना था, आप आईटीसी कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें -5% पर क्वार्टर, कितना क्वार्टर है ये इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई है, ठीक है, अप्रैल में जून, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च में इसने बेच दिया। तो 3 क्वार्टर्स हुआ, कितना? 3 क्वार्टर्स। तो 3 क्वार्टर्स के हिसाब से आपको 15% इसका माइनस करना पड़ेगा। नेट जो आईटीसी बचता है वो होगा 1,37,700, जिसको आप कंपेयर करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू वाले सप्लाई वैल्यू के ड्यूटी रेट से, और जो नेट अमाउंट आता है वहाँ पे आप 1,37,700 करनी। देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव नोट इन द अबव सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी पेड हैज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल 40. ITC reduced by 5% per quarter from the date of. However, the said amount can also be computed on the basis of the provision of Rule 44. रूल 44 सब रूल 6 के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, जहाँ पे आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से इसका आईटीसी निकालना, रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उतना आप रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको ड्यूटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी वैसे भी कर सकते हो, बट दिस इज द बेस्ट मेथड, इसी को आप फॉलो करके चलना। ठीक है, MTP August 18, यहाँ से एक तरह का इन्होंने एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया कि कंडीशंस बताइए। तो कंडीशंस अभी हम लोग डिस्कस कर गए हैं, 4 कंडीशंस आप बता देंगे। MTP August 18 आपसे वही पूछा, क्रेडिट कितना मिलेगा, आपसे पूछ लिया कितना एलिजिबल आइटम्स है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गाइज आप समझ गए होंगे, इसी तरीके से आते हैं यहाँ पे। Sridhar company, a registered supplier, is engaged in the manufacture of heavy machine, procured the following items during the month of March. ये सब items GST पेड है। देखिए, स्वीट्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री 50,000। ठीक है, क्या इसका आपको आइटम का क्रेडिट मिलेगा? सर फैक्ट्री में कंजम्पशन हुआ है स्वीट्स, अगेन इट्स अ फूड या बेवरेजेस, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, तो उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, 17(5) में ब्लॉक्ड है। रॉ मटेरियल 1 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रक्स यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल का क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि ट्रक्स है 13 सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा, और इंपॉर्टेंटली पर्सन ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर टोटल आईटीसी। नेक्स्ट आते हैं MTP October 18। देखिए अगेन सेम तरह का क्वेश्चन है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, जिसका जो अलग लगेगा मैं रिपीट करूंगा। RTP November 18 में सवाल आया था, क्लाउड 7 प्राइवेट लिमिटेड। जस्ट डिस्कस कर लेते किसका क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रक्स यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल,
ट्रक्स यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा क्योंकि कहीं ब्लॉक्ड नहीं है। फूड एंड बेवरेजेस देखते हैं शूट एट साइड बिकॉज ये ब्लॉक्ड है। इनपुट्स 5 लॉट्स में मिलना था जिसमें से 3rd लॉट रिसीव हुआ है, मतलब 4th और 5th नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। मेंबरशिप फी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 5 आइटम्स, इनवॉइस फॉर 1 आइटम मिसिंग, जीएसटी पेड है 50,000, मतलब बाकी 3.5 लैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन मार्च, आप निकाल रहे हो फेब का क्रेडिट, तो फेब का क्रेडिट निकाल रहे हो तो मार्च का जो क्रेडिट है वो फेब में नहीं ले सकते, तो मार्च में लेना, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली 3,50,000 प्लस 1,20,000, इनको 4,70,000 का क्रेडिट्स मिल जाएगा। बट इसका आंसर खाली ऐसे देने से नहीं होगा, यू हैव टू गिव विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन आरटीपी नवंबर 18, इनपुट टैक्स का डेफिनेशन बताइए। देखिए बड़ा बड़ा सवाल कर लिए बट ये नहीं पता इनपुट टैक्स क्या होता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इनपुट टैक्स का जो डेफिनेशन है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो आपको ये बताता है कि इनपुट टैक्स मतलब समझ में आ गया होगा आपको, जो मैंने आपको पहले 10 मिनट्स के लेक्चर में आज का बताया था कि जो टैक्स आपने अपने इनपुट्स में पे किया, करेक्ट। अब जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो भी तो आप टैक्स पे करते हो, करेक्ट। तो वहां पे जो आप टैक्स खुद से पे कर रहे हो डायरेक्टली गवर्नमेंट को, तो वो भी एक तरीके का क्या है, इनपुट टैक्स। तो आईजीएसटी विच इज पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज ऑल्सो अ इनपुट टैक्स। अब मुझे एक बात बताइएगा, इनपुट टैक्स मतलब क्या हुआ, द टैक्स विच हैज बीन चार्ज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड टू अ रेसिपिएंट। ठीक है, अब उसमें बताइए आईजीएसटी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या सामने सप्लायर हमें टैक्स चार्ज करता है, जो एक्सपोर्टर इंडिया के बाहर है वो हमें टैक्स चार्ज करता है? नो सर, हम इसमें रिवर्स चार्ज में खुद से टैक्स पे करते हैं। तो इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में इसको इंक्लूड करना जरूरी हो गया, वरना आप जब इंपोर्ट करते आपको उसका आईजीएसटी का क्रेडिट ही नहीं मिलता गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में इसको इनपुट इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट एंड द मोस्ट फॉरमोस्ट जो अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे चार्ज ऑफ जीएसटी में, कि जितने भी जीएसटी के चार्जिंग सेक्शंस होते हैं दोस केसेस में रिवर्स चार्ज में हम लोग ने 9394 में पढ़ा था कि जो रेसिपिएंट अपने ही लेवी अपना ही चार्ज जो खुद से टैक्स पे करता है, जैसे जीटीए अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, लॉयर अगर बिजनेस एंटिटी को दिया, या फिर कोई सीनियर एडवोकेट अगर बिजनेस एंटिटी को दिया, गवर्नमेंट सर्विसेज हुआ जहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है 93 के बेसिस में, या अनरजिस्टर्ड सप्लायर एक रजिस्टर्ड सप्लायर नोटिफाइड गुड नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो इन दैट केस जीएसटी रिवर्स चार्ज पे लगता है। तो वहाँ पे टैक्स हम पर चार्ज नहीं किया जाता, बट फिर भी वो एक इनपुट टैक्स है, बिकॉज वो है तो इनपुट ही, टैक्स हम खुद से पे कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, मतलब ऑल रिवर्स चार्ज टैक्सेस आर इनपुट टैक्सेस, सो दे आर एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। एंड दैट इज वाई जो टैक्स आप रिवर्स चार्ज में पे करते हो ना, ध्यान रखिएगा वो कभी भी आउटपुट टैक्स नहीं होता। रिवर्स चार्ज का टैक्स कभी भी आउटपुट टैक्स नहीं होता, बिकॉज वो एक इनपुट टैक्स होता है। एंड दैट इज वाई रिवर्स चार्ज का टैक्स को पे करने के लिए यू कैन नॉट यूटिलाइज योर ओन आईटीसी। आप जो रिवर्स चार्ज में पे करते हो वो आप कैश में पे करते हो, बिकॉज दैट इज नॉट योर आउटपुट टैक्स, बिकॉज एज पर लॉ ओनली आउटपुट टैक्स इज अ टैक्स विच कैन बी पे ऑफ टू थ्रू आईटीसी। आईटीसी अगर यूटिलाइज होगा तो आउटपुट टैक्स को ही पे करने की यूटिलाइज होगा, मतलब जो टैक्स आपने चार्ज किया है। बट जो टैक्स आप चार्ज ही नहीं किया, आप खुद से पे कर रहे हो, तो बॉस उसका तो आपको खुद से ही पे करना पड़ेगा, बट उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा बिकॉज यू आर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन था इनपुट टैक्स का डेफिनेशन। अगेन क्वेश्चन 12 देखिए सेम है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। परचेज ऑफ मशीनरी, कुछ नए इसमें एंट्रीज है, नवंबर 18 में आया था ये। मशीनरी परचेज किया जहाँ डेबिट नोट इशू हुआ, क्या इशू हुआ, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट भी एक तरह का टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखिएगा। डेबिट नोट क्या होता है, विच इंक्रीजेज द टैक्सेबल वैल्यू, इंक्रीजेज द टैक्स अमाउंट चार्ज। तो अगर आपको कोई डेबिट नोट इशू कर रहा है तो आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपका क्रेडिट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बिकॉज डेबिट नोट इज अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। इनपुट परचेज वॉज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर जो, अ जॉब वर्कर एंड अ रजिस्टर्ड सप्लायर। वेरी गुड क्वेश्चन। आपने गुड्स परचेज किया बट आपने डायरेक्टली अपने जॉब वर्कर को आपने उसको डिलीवर कर दिया। तो क्या मुझे बताइए वो इनपुट जो आपको मिला, आपने अपने पास लाया नहीं, आपने डायरेक्टली किसी जॉब वर्कर को दे दिया, तो यहाँ पे सर
हमने पढ़ा था कि अब अगर आप जॉब वर्कर को डायरेक्टली भी भेज सकते हो, डीम कर लेंगे कि आपने ही इस गुड्स को रिसीव किया है, आपने ही इस गुड्स को रिसीव किया है, बिकॉज जॉब वर्कर एक तरह का बीच का इंटरमीडिएट होता है हु जस्ट डज अ ट्रीटमेंट और एन एक्टिविटी ऑन योर गुड्स। वो एक तरह का कोई पर्सनल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन नहीं होता, जस्ट फॉर अ मैटर ऑफ बिजनेस कन्वीनियंस एंड प्रोसेस कन्वीनियंस उसे गुड्स हम डायरेक्टली भेज देते हैं। दैट इज वाई उसका क्रेडिट आपका नहीं ब्लॉक किया जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड। आपने कंप्यूटर खरीदा, बहुत बढ़िया, एक कैपिटल गुड्स है, लेकिन आपने इस पे डेप्रीशिएशन क्लेम कर लिया, कौन से कंपोनेंट पे, जीएसटी कंपोनेंट पे, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले लिए, तो जीएसटी बोलते हैं हम आपको उसका बेनिफिट नहीं देंगे बिकॉज आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल आप उसे यूज कर रहे हो किसी प्लांट एंड मशीनरी के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये प्लांट एंड मशीनरी भी बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं क्वार्टर्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस, तो क्या क्वार्टर आपका प्लांट एंड मशीनरी? द आंसर इज नो। स्टाफ के क्वार्टर्स आपके प्लांट एंड मशीनरी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इट कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड, या तो आप फर्दर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो तभी मिलेगा, या तो आप किसी प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्रेडिट डिसअलाउ करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन 13, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, कि नया आईटीसी रूल्स के हिसाब से आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आपको आईटीसी मिलने का है कि नहीं मिलने का है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल। ठीक है, बस थोड़ा देर का ही बात है, उसके बाद मैं आपको 10-15 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि, और आपका पूरा देखिए आईटीसी का जितने भी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सारे डिस्कस कर लेंगे, तो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा होगा। से इनपुट टैक्स का क्रक्स आज समझ आया है सर, थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन 13, आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी 2000, एसजीएसटी 15000, आईजीएसटी 24000, ओपनिंग आईटीसी आपको दिया है। ठीक है, बहुत ध्यान से, तो सीजीएसटी में कोई बैलेंस नहीं, आईजीएसटी में बैलेंस है, तो आपने सबसे पहले आउटपुट सब लिख दिया, 2000, 15000, 24000। अब आपको आईटीसी यूटिलाइजेशन बताना है, तो ध्यान देना, आईजीएसटी तो सबसे पहले यूज करो, तो सबसे पहले आईजीएसटी किसके लिए यूज करेंगे? ऑब्वियसली आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे। 24 गया, बचा कितना? 13, हाथ में कितना बचा? 13। अब ध्यान से देखना पड़ेगा सर, पूछो क्या, कि सीजीएसटी को पहले यूटिलाइज करे, मतलब सीजीएसटी में पहले यूटिलाइज करे कि एसजीएसटी, बिकॉज रूल कहता है एनी ऑड एनी प्रपोर्शन, तो लॉजिकली रूल के हिसाब से आपको मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन में जाना चाहिए, जहां पे आपका एग्जिस्टिंग जिस टैक्स का क्रेडिट्स कम है उसको ज्यादा यूटिलाइज करिए ताकि आपका नेट आउटफ्लो कम आए। बिकॉज एसजीएसटी सी को हेल्प नहीं कर पाएगा, सी एस को हेल्प नहीं कर पाएगा, तो सी को ज्यादा हेल्प चाहिए आई का, क्योंकि सी के पास खुद का हेल्प नहीं है। तो सीजीएसटी को हम लोग सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे 2000, उसके बाद जो 11000 बचता है वो हम लोग एसजीएसटी में यूटिलाइज करेंगे। तो बैलेंस कितना बचता है? बैलेंस कितना 24,000 अपने आईजीएसटी किए, 26 अपने ये किए आईजीएसटी किए, और ये जो अपने किए 24,000 अपने आईजीएसटी पे कर दिए, 26,000 अपने यहाँ पे आईजीएसटी पे कर दिए, कितना? 26, और 11,000 जो बचता है वो अपने आईजीएसटी यहाँ पे यूटिलाइज कर लिए, दैट इज पूरा का पूरा आईजीएसटी नॉक ऑफ हो गया। अब बैलेंस कितना बचता है खाली एसजीएसटी में, वहाँ पे 1,000 और अपने यूटिलाइज कर लिए, तो सीजीएसटी निल, आईजीएसटी निल, और एसजीएसटी में कितना? 3,000। सो दिस वाज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन टू पे योर ऑल योर टैक्सेस विच वी हैव यूटिलाइज्ड। ठीक है, आई होप द मैटर इज क्लियर एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 14 में भी देखिए यही है, ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, सेम तरह का सवाल आया था, मैं रिपीट नहीं कर रहा, ऑलरेडी हम लोग कर चुके, कंडीशंस और ब्लॉक क्रेडिट्स के बेसिस पे आया था, इसमें कोई नया आइटम नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन 15 भी एक अच्छा सवाल आया था, चलिए एक बार इसको देखते हैं। Software Limited reduced the amount of 2 lakhs from the output tax liability in contravention of section 42 subsection 10। ये रिटर्न्स का एक पार्ट है सेक्शन का, जहां पे आपने क्या किया, आपने 2 लाख रुपीज आउटपुट टैक्स से कम कर दिया, क्योंकि आप मतलब आपका जीएसटी आपने कम पे किया, और इन द मंथ ऑफ दिसंबर विच इज इनएलिजिबल क्रेडिट। ठीक है, तो आपने क्रेडिट को ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया, 42 सबसेक्शन 10 के हिसाब से आपका आउटपुट टैक्स ज़्यादा कम हो गया 2 लाख से।
एक शो कॉज नोटिस इशू किया डिपार्टमेंट ने टू पे टैक्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। सॉफ्टवेयर ने टैक्स एंड इंटरेस्ट पे किया 31 मार्च 18 को। दिसंबर 17 को आपने कॉन्ट्रावेंशन किया और 31 मार्च 18 को आपको आपने टैक्स इंटरेस्ट पे किया। आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी निकालना है। तो मुझको एक बात बताइए, जो दिसंबर 17 है, रिपीट, जो दिसंबर 17 है, दिसंबर 17 का जो मैंने एक्सेस आउटपुट टैक्स रिड्यूस किया है उसका ड्यू डेट क्या था मेरा टैक्स पे करने का? 20 जनवरी 18। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल, हमेशा ड्यू डेट के बाद से जो डेट है तब से ही इंटरेस्ट लगता है। तो 21 जनवरी 18 से लेके मेरे को 31 मार्च 18 जो पीरियड आता है, कितना आता है? 70 डेज। कितना आता है? 70 डेज। वो 70 डेज इंटू 24%, बिकॉज यहाँ पे मैंने पेमेंट डिले नहीं किया, मैंने एक्सेस आउटपुट टैक्स रिड्यूस किया है या एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है। तो 24% पर एनम इंटू 2 लाख इंटू 70 दिन के हिसाब से मेरे को 9,205 रुपया सरकार को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अ वेरी गुड क्वेश्चन विच आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन 50। सेक्शन 50 से क्वेश्चन पूछा गया था विच वी स्टडीड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर। चलिए अब आते हैं एमटीपी अप्रैल 19 में। अगेन बिल्कुल इजी सवाल, सेम तरह का रिपीटेड सवाल आया है। लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड एक सप्लायर है। अगेन ये सारे आइटम्स हम लोग डिस्कस किए हैं, हम खाली लास्ट वाला एक बार आपको दिखा देते हैं, तो इसको स्मार्ट स्टडी हम कहेंगे। Confectionery items for consumption of employees working in the factory. These items were supplied free of cost. These items were supplied free of cost to the employees in lieu of the services rendered by them to the manufacturer in the course of employment. आपने कन्फेक्शनरी आइटम्स लिया अपने वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए जो काम कर रहे हैं। ये जो आइटम्स था फ्री ऑफ कॉस्ट आपने एम्प्लॉयज़ को दिया, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं इन किसको? मैन्युफैक्चर को, इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जो भी दे रहे हो कन्फेक्शनरी आइटम्स है, परचेज करके दिया है, उसका क्रेडिट उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एक तरीके का क्या है? टैक्सेबल सप्लाई। आई मीन वो एक तरह का ब्लॉक क्रेडिट है, 17 सबसेक्शन 5 है। ठीक है ना। नेक्स्ट May 19 ओल्ड सिलेबस में देखिए सिंपल सा फंडा है, सेम चीज आ रहा है। जमकू लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और आपको डिटेल्स दिया, आपको जीएसटी का क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना था। तो रॉ स्पाइसेस परचेज किया आपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बट आपने डायरेक्टर्स के पर्सनल यूज़ के लिए किया, वो पर्सनल यूज़ है, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक मशीनरी आपने परचेज किया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, बिजनेस के लिए यूज़ किया, मिल जाएगा। मोटर व्हीकल एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं मिलेगा। पेमेंट मेड फॉर मटीरियल एंड टू कॉन्ट्रैक्टर, ध्यान से, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफ क्वार्टर क्या है? स्टाफ क्वार्टर एक तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग दो चीज बात किए हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी लेंगे तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई भी तरीके का ओन अकाउंट पे इनवर्ट सप्लाई लेते हो, सेपरेटली गुड्स लेते हो, सेपरेटली सर्विस लेते हो, तो मैंने मटेरियल का भी पेमेंट अलग से किया है, गुड्स खरीदा, कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस का पेमेंट किया है, वो दो मैं लेके क्वार्टर बना रहा हूँ, तो उसका भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, इवन दो चाहे वो मेरा स्टाफ क्वार्टर मेरे बिजनेस पर्पस के लिए यूज में आ रहा है, तो इसका भी क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा है। इफेक्टिवली मेरे को अगली 50 और 25 ये 2000 ये 2 का क्रेडिट मिल रहा है विच अमाउंट्स टू 75,000। तो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ओन अकाउंट में अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और पेमेंट कर रहे हो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज तो उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलता। फिर आरटीपी नवंबर 19 से न्यू तरह के सवाल आने चालू हुए बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, हो गया बस 5 मिनट्स और लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला सवाल है, AMT कंपनी लिमिटेड परचेज्ड अ मिनी बस हैविंग सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 16 पर्सन्स। बस बात खत्म हो गया, 13 से ज़्यादा होते ही वो ब्लॉक नहीं होगा, उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा बिकॉज वो ब्लॉक करता है खाली अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी वाले लोगों को। तो 13 सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं है, 16 हो गया, तो इसमें उनको क्रेडिट मिल जाएगा because they will not be blocked because it is has a sitting capacity of 16 persons. Bangur Ceramics, a manufacturing company, purchased 2 trucks for transportation of finished goods located. वो motor vehicles for transportation of persons को disallow करता है। 17.5 has no issues for transportation of goods, वो unconditionally without any conditions वो उसे allow करता है। Therefore trucks purchased by Bangur Ceramics विद इन द कंट्री इज फुल्ली अलाउड, जो भी क्रेडिट वो गुड्स के लिए ले रहा है।
हैंस प्रीमियम डीलिंग इन लग्जरी कार्ड्स, वो मतलब लग्जरी कार्ड्स ही बनाता है और लग्जरी कार्ड्स ही बेचता है। उसने 5 स्कोडा VRS कार्ड्स खरीदा है फॉर सेल टू कस्टमर्स, तो इट फॉल्स अंडर एक्सेप्शन टू 17(5) एंड देयर आफ्टर उसको ब्लॉक क्रेडिट नहीं मानेंगे क्योंकि ही डील्स इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ लग्जरी कार्ड्स एंड हेंस ITC इज नॉट ब्लॉक्ड, ITC इज फुल्ली अलाउड। Sun and Moon Packers Private Limited availed outdoor catering services to run a canteen। ठीक है, कैंटीन चलाने के लिए ये सर्विस लिया गया। द फैक्ट्रीज एक्ट रिक्वायर्स द कंपनी टू सेटअप अ कैंटीन। मैं एक कंपनी हूँ, मेरे को एक लॉ ने बोला है कि आपको कैंटीन चलाना पड़ेगा, उस कैंटीन को चलाने के लिए मैंने किसी का सर्विस लिया। तो ब्लॉक क्रेडिट्स कहता है कि इफ देयर इज अ गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ दिस, देयर इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू डू दिस, प्रोवाइड दिस सर्विस एंड यू आर टेकिंग द इनपुट सर्विस फॉर दैट, तो वहाँ पे आपका क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा, इट फॉल्स अंडर एक्सेप्शन। तो अगेन इस चीज़ का क्रेडिट आपको बिल्कुल मिल जाएगा बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो क्रेडिट बिल्कुल इसका मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं अपने RTP नवंबर 19 में। अगेन नवंबर 19 के RTP में इस तरह के सवाल आए थे। RTP नवंबर 19 में और एक सवाल आया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, IGST, CGST, SGST और UTGST, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और ITC। तो अगेन आपको बताना है कितना मिनिमम GST आप पे करोगे। पहले तो आप पूरा प्रोसेस बता दिए कि आप किसको पहले किसके साथ यूटिलाइज करेंगे, तो दिस इज द प्रोविजन। अब आप मेन सम में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब चीज़ दी आपको, आप खुद से एनालाइज करो। देखो अब 2800 2500, ठीक है, आउटपुट है। ITC 4000, तो ये 4000 ITC सबसे पहले तो आप इसके साथ यूज़ कर लेंगे 2000। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास 2000 IGST का क्रेडिट अभी भी बचेगा। Okay, I'll be getting 2000 IGST का credit balance left even after utilizing with output IGST. Now you can see which is the minimum ITC you have. Only SGST you have only 500 rupees. So you will want कि you will use this 2000 against this SGST because SGST does not have any internal help. तो 2500 आप इसके साथ यूटिलाइज करोगे। ठीक है, तो बचेगा इसके पास कितना, 500 का बैलेंस, एंड 500 will be fully knocked off under with this 500. 800 output tax CGST has ITC, it has 2000, so again carry forward of 1200 is the correct answer. CGST excess ITC मिल जाएगा 1200 क्योंकि IGST को आपने यूटिलाइज किया है SGST में, एंड इट इज एज पर द रूल यू कैन डू इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर के साथ, आप किसी भी प्रपोर्शन में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कैश में तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ा, आपका इनफैक्ट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1200 से। ठीक है, CGST में। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि जिसका भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट्स बचा, और अगर इक्वल हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में इक्वल 1:1 भी यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर आप जो भी रेशियो में आप करना चाहो आप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट ऑलवेज बेनिफिशियल ऑप्शन में अपने को जाना है। नेक्स्ट है नवंबर 19 का ऑल सिलेबस। अगेन सेम है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने के लिए, बट क्योंकि लेटेस्ट टर्म है एक बार मेरे को कराने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 नवंबर 19 ओल्ड सिलेबस। Dina Limited is a registered supplier from Maharashtra, is engaged in the manufacturing of passenger auto. The company provides the following details of purchase made availed by it during the month of March. पहला आयरन परचेज किया गया, गुड्स रिसीव हुआ ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 1 मार्च 19 में एंड द सेकंड अप्रैल 19 में। तो अप्रैल 19 में एलिजिबल होगा, मार्च 19 में एलिजिबल नहीं होगा। आपको पूछा है मार्च 19 का, तो मार्च 19 में इसका ITC नहीं मिलेगा। यू हैव टू क्लियरली स्पेसिफाई in the answer that it will not be available in March 19, it will be available in 18-19 because it was received, last lot was received in April 19. Accessories which were delivered directly to the dealers of the company, only invoice was received by Dina Limited. ठीक है, वो डीलर्स को डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल टू शिप टू मॉडल होगा, तो अगेन इसमें इसका क्रेडिट इसको मिल जाएगा, इवन दो ही हैज नॉट रिसीव्ड, बट the invoice was received by Dina Limited but deliver were directly made to the third person on the direction of Dina Limited. So even though it was deemed that he has received the goods. Purchase of bus, seating capacity 15, बस बात खत्म हो गया। 13 से ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा बिकॉज सीटिंग कैपेसिटी क्या है, 13 से एक्सीड करता है, तो इट विल नॉट ब्लॉक द क्रेडिट। Input tax on insurance taken on a car used by the executives of the company for official purpose. Very important. हम लोग ने पढ़ा था जो कार इंश्योरेंस होता है, जिस कार का क्रेडिट आपको नहीं मिलता है उस कार का इंश्योरेंस का क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है,
कार एग्जीक्यूटिव यूज कर रहे थे कंपनी के लिए ऑफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है। मोटर कार का क्रेडिट कोई भी एंगल से क्या आप किसी कंपनी को मिलता है जो वो अपने एग्जीक्यूटिव के लिए खरीदे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो उसका इंश्योरेंस जो मोटर कार का कराया गया है, क्या उसका भी क्रेडिट मिलेगा? ऑब्वियसली द आंसर इज अ क्लियर नो। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एनालाइज करना था कि ये जो कार कंपनी ने खरीदा है एग्जीक्यूटिव के लिए, तो मोटर कार है, 13 सीटिंग से कम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए, इसका क्रेडिट नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। सेम चीज के लिए अगर वही मोटर कार के लिए कंपनी ने कार इंश्योरेंस लिया है तो उसका भी क्रेडिट कंपनी को नहीं मिलेगा। तो अगर क्रेडिट कार के लिए मिलता है तो कार इंश्योरेंस का भी मिलेगा, क्रेडिट कार के लिए नहीं मिलता है तो कार इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा। तो अगेन इसका क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा। पेमेंट मेड टू टेस्टी केटरर्स फॉर प्रोवाइडिंग डेली ब्रेकफास्ट and lunch to the employees of the company as a voluntary staff welfare measure। वॉलेंट्री है, कंपल्सरी नहीं है। आपने क्या किया, केटरर को पेमेंट किया क्योंकि वो डेली लंच प्रोवाइड करा था कंपनी के एम्प्लॉयज को, एक वॉलेंट्री स्टाफ वेलफेयर मेजर है, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं था आपको, तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। दैट्स अ केटरिंग सर्विस जिसका क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है, बिकॉज दैट्स अगेन अ टाइप ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज not being provided under a statutory obligation, it is provided as a voluntary measure। okay, done sir, done। नेक्स्ट आता है नवंबर 19 का होल सिलेबस से, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन विच ITC is taken should contain at least certain details। very very important questions, very very important question। ये बेसिकली हम रूल्स में पढ़ते हैं कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या बेसिक डिटेल्स होने चाहिए जिससे आपको ITC मिलेगा। पहले तो रूल 46 बोल के एक रूल होता है गाइज, जिसमें टैक्स इनवॉइस का इंफॉर्मेशन रहता है कि व्हाट आर द फील्ड अ टैक्स इनवॉइस शुड कंटेन बेस्ड ऑन विच यू विल बी गेटिंग ITC। बट उसी के बाद एक प्रोवाइजो है कि इन ऑर्डर टू गेट फुल क्रेडिट अ टैक्स इनवॉइस should contain at least these information। अगर वो ये सारे इंफॉर्मेशन भी मेंशन हो जाते हैं उस टैक्स इनवॉइस में, so there will be no question of not giving credit just because it does not receive a possession of a tax paying document or a prescribed tax invoice। अब वो टैक्स इनवॉइस में ऐसे कितने बेसिक इंफॉर्मेशन होने चाहिए जिसके GST का क्रेडिट उसको मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, उसका सबसे पहला होना चाहिए अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। तो अमाउंट ऑफ जो टैक्स चार्ज है वहां पे उसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कितना टैक्स उसने चार्ज किया है। नंबर 2 उसका क्या गुड्स है। नंबर 3 उसकी टोटल वैल्यू क्या है। GSTN क्या है सप्लायर का और रेसिपिएंट का, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो दोनों का GST नंबर, टैक्स का अमाउंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर दे दिया जाएगा इट विल बी डीम्ड दैट इट्स पोजेसिंग अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। और आप कोई भी 4 पॉइंट इसमें से दे सकते हैं बिकॉज ये 4 मार्क्स का सवाल था, ठीक है। So this was this, and the last question for today's class is from the recent mock test paper which was released in May 2020। a superb question जो मेरे हिसाब से था। again इस set off से एक sum आया था MTP May 20 से, because this set off is very good sum, comes as a very good sum which has been asked by the institute because of the amendments which has come in this portion। तो वो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। MTP May 20 से आया था, वो भी मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। मिस्टर चार्ली, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एट भटिंडा, पेज GST अंडर रेगुलर स्कीम, हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। राजस्थान पंजाब टोटल, ध्यान से देखिए, भटिंडा है, भटिंडा, तो भटिंडा पंजाब में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो पंजाब में ये अगर रजिस्टर्ड है, वो रेगुलर स्कीम है, तो पंजाब में तो C+S लग रहा होगा, ठीक है। और इसका राजस्थान से भी इसके पास गुड्स आया है परचेज, और राजस्थान से इसने सेल किया है, तो यहाँ पे IGST और यहाँ पे IGST का इनपुट होगा, ठीक है। टोटल आपको दे दिया, टोटल आपको दे दिया। फिर आपको ओपनिंग बैलेंस का क्रेडिट दे दिया कि CGST SGST का ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट अप्रैल को क्रेडिट कितना है, CGST SGST IGST। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि, और पूछा है GST पेबल कितना है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ये बताना था कि आपके केस में कितना टोटल आउटपुट टैक्स है, पहले टोटल इनपुट टैक्स कितना है ये देखो पहले। तो सेल्स में अपने देखते हैं पहले टोटल आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भटिंडा से इसने राजस्थान में कितना सेल किया, 10 लाख का सेल किया, तो 10 लाख का 18% हो गया 1,80,000। तो सेल मेड आउटसाइड भटिंडा, दैट इज राजस्थान, बीइंग इंटरस्टेट द सेम इज लायबल टू IGST। देखिए इसी तरीके से लिखा है। नेक्स्ट
सेल्स मेड इन पंजाब 8 लाख रुपया, तो 8 लाख पे 9% CGST हुआ 72,000 C 72,000 S, तो टोटल 72 और 1,80,000 हो गया। ये आपका टोटल आउटपुट टैक्स है। अब अपने आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना है, तो सबसे पहले ये नोट निकालना पड़ेगा कि ITC कितना मिल रहा है, ठीक है। तो ITC अवेलेबल कितना है, इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाया जाए। वहां पे हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस हमें सब में ऑलरेडी पता है, 50,000 CGST, 50,000 SGST और 1 लाख IGST। तो 50, 50, 50, 30 और 1 लाख। इसके बाद हमें पता है राजस्थान 5 लाख और ये तो 5 लाख का 18% कितना, 90,000। थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कैलकुलेशन। 5 लाख का 18% कितना था, 90,000। तो 90,000 का IGST मुझे यहाँ पे बढ़ा लेना है, तो टोटल मेरा IGST का क्रेडिट कितना हो, 1,90,000। और CGST और SGST का मेरा 2.5 लाख का है, तो 2.5 लाख का 9% कितना हुआ, 2.5 लाख का 9% कितना हुआ, रफली इट कम्स टू 22,500। तो 22,500 मुझे CGST SGST का बढ़ा लेना है। तो 22,500 मैंने CGST SGST का बढ़ा लिया। तो टोटल ITC मेरा कितना आ रहा है, 72,500 और ये हो गया 1,90,000, ये हो गया 1,90,000। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब ये टोटल आपका ITC आ गया CGST SGST और IGST का, यही मैं 72,500 52,500 ये मैं यहाँ पे ले गया टोटल ITC अवेलेबल। अब आप देखिए मैच करा के देखिए, आपका टोटल आउटपुट IGST 1,80,000 है, टोटल इनपुट IGST 1,90,000 है, टोटल थोड़ा 10K का आपके पास एक्सेस बैलेंस है IGST का। SGST का आपके पास 72,000 आउटपुट है, बट इनपुट बहुत कम है, देखिए 52,500। लगभग C का बिल्कुल सेम है, तो C में मुझे हेल्प नहीं करना होगा, मुझे हेल्प किस में करना होगा, SGST में हेल्प करना होगा। ये मुझे यहीं पे देख के पता चल गया। तो 10,000 में एक्सेस कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, SGST को ट्रांसफर कर दूंगा। CGST के पास एक्सेस क्रेडिट है, मैं CGST को एक्सेस IGST विल नॉट बी यूटिलाइज टू पे CGST, एक्सेस IGST विल बी यूटिलाइज टू पे SGST। तो अभी चलिए फटाफट सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ IGST ITC अगेंस्ट IGST एंड SGST टैक्स लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली। तो IGST 1,80,000 आया, ये 10,000 आया, तो 10,000 IGST आया, ये 1,80,000 IGST आया। फिर हम सेट ऑफ क्या करते हैं, CGST ITC अगेंस्ट CGST ITC, तो ये 72,000 आया, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं SGST, तो SGST भी हमारे पास कितना था, 30,000 प्लस 52,500, कितना 52,500। तो 52,500 को भी हम लोग यहाँ सेट ऑफ कर दिए SGST के साथ। तो बैलेंस कितना बच रहा है, CGST में तो कुछ नहीं बच रहा है, IGST में भी कुछ नहीं बच रहा है, कैश वैश कुछ नहीं देना होगा ना, एक्सेस ITC है, और SGST में आपको 9,500 पे करना पड़ेगा। CGST में एक्सेस ITC 500 है, बट दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज टू पे SGST बिकॉज क्रॉस यूटिलाइजेशन बिटवीन CNS एंड SNC इज नॉट अलाउड, वाइस वर्सा। तो 9,500 तो आप कैश में पे कर दोगे SGST, और CGST 500 आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, IGST का पूरा ट्रांजैक्शन नॉक ऑफ हो चुका है। सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन which came in MTP May 20, you can expect in your examination also. Thank you Sipun, thank you Ashish, thank you Vivek, thank you Sushmit. That's it from my side for today's class. आज अपने ITC का पूरा क्वेश्चन CA इंटरमीडिएट का जो सब कुछ ऑलमोस्ट कवर करता है, अपार्ट थोड़े से टॉपिक्स है जो सेक्शन 19, 20, 21 के है, जो 2-3 ही तरह के सम्स है, ठीक है, वो अपने आने वाले क्लासेस में कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि देखिए मैं अपने एंड से पूरा पॉसिबल कर रहा हूँ आप सबके लिए रेगुलरली वीडियोस बनाने की, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस होके वेट करना है मेरे वीडियोस का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। निकुंज गोइंका वाला जो हमारा टैक्स चैनल है, जो मेरे नाम से एक्सक्लूसिव है, दैट इज़ फॉर टैक्स अपडेट्स, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। SJC इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपको हमारा टैक्स चैनल को भी सब्सक्राइब रखना है, सब्सक्राइब रखते रहिए उसको, और इंस्टीट्यूट का चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आने वाले टाइम में हम सारा वीडियोस को पूरा का पूरा पोस्ट करने लगेंगे हमारे एक्सक्लूसिव चैनल्स पे, दैट इज़ हमारी जो पर्सनल नेम के चैनल्स है उसके नेम से चैनल से हम सब्सक्राइब रखेंगे सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको सारा वीडियो सब्जेक्ट वाइज मिल सके। इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग ऑल द वीडियोज़ इन वन चैनल, विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ इन सेपरेट चैनल्स, ठीक है। सो आपको अपडेट रखना है उससे। एंड सेकेंडली, वॉट एवर वीडियोज़ आई एम मेकिंग, वॉट एवर लाइव क्लासेज आई एम मेकिंग, अगर आपको अभी कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। काफ़ी सही रिवीजन होगा ITC का। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू इशित। आपको कोई डाउट्स है, मन में कुछ रह गया है या कुछ और अगर कुछ पूछना है तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ। यू कैन आस्क मी, यू कैन टेल मी, यू कैन
शेयर विथ मी वॉट एवर यू वॉन्ट, मैं आपके साथ सुन रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो यू कैन टेक दिस बेनिफिट। अब आप आराम से चैट बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो, बिकॉज अब अपना टेक्निकल डिस्कशन खत्म हो गया। नाउ यू वॉन्ट, यू कैन आस्क मी वॉट एवर यू वॉन्ट, आई एम वेटिंग फॉर इट एंड आई विल आंसर यू। आपको आज का क्लास कैसा लगा? काइंडली प्रोवाइड योर फीडबैक। रिमेनिंग पार्ट ऑफ आईटीसी आप देखते रहो, स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। हम लोग कुछ ना कुछ कैसे भी करके मैं कवर करूंगा, किसी भी दूसरे एक लेक्चर में मैं कवर कर सकता हूं, आपको बस लेक्चर मेरा कंटिन्यूस देखना पड़ेगा। आईटीसी का मोस्ट 99% 95% हो गया है, खाली 2-3 तरह का सम वैरायटी है जो सीएमए इंस्टीट्यूट में सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए अलग से है, तो वो मैं अलग से करवा दूंगा, उसके लिए वरी करने का दरकार नहीं है। मेन टॉपिक खत्म हो गया आईटीसी का। बुक्स देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी उसके लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको परचेज करना है तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, ₹100 ओनली, खाली आपके लिए, बिकॉज अभी कोविड का एक क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, और मेरे को आपको पूरा 100% सपोर्ट करना है, मात्र ताकि आप इस बुक को एक्चुअल रिस्पेक्ट करो, आप इस बुक टेक फॉर ग्रांटेड ना लो, बिकॉज बहुत मेहनत की है मैंने सारे बुक्स को बनाने के लिए। हर एक कोर्स का बुक लिस्टेड है हमारे वेबसाइट में sjc.co.in में, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। रिस्पेक्टिव लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। इफ़ यू वांट टू परचेज हार्ड कॉपी, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए बुक का, तो आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। गूगल फॉर्म में सारा डिटेल्स है अलॉन्ग विथ प्राइसेस, जिसका सेपरेट चार्जेस है, शिपिंग चार्जेस है। अगर आप सेंटर से कलेक्ट नहीं करते हो, होम डिलीवरी लेते हो, तो आपको शिपिंग चार्जेस एड ऑन पे करना पड़ता है, प्लस थोड़ा प्रिंटिंग कॉस्ट हम रिकवर करते हैं जो हमारे एंड से कॉस्ट लगता है, बस, और कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं हम ले रहे हैं आपसे हार्ड कॉपी के लिए। आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्वेश्चन 15 में 70 डेज कैसे आया? चलिए ठीक है, क्वेश्चन 15 में एक बार हम आते हैं। स 21 जनवरी से आपको 31 मार्च कैलकुलेट करना था, तो 21 जनवरी से मतलब 21 जनवरी इंक्लूडेड होगा, यानी जनवरी में अगर 31 डेज है तो -20 विच गिव्स यू 11 डेज ऑफ जनवरी, ठीक है, प्लस 11 डेज ऑफ जनवरी प्लस 28 डेज ऑफ फेब्रवरी प्लस 31 डेज ऑफ मार्च। तो 31 प्लस 28 59 प्लस 11 गिव्स यू 70 डेज। इस तरीके से आया 70 डेज। 31 माइनस 20 11 डेज ऑफ जनवरी, फेब्रवरी का 28 डेज, मार्च का 31 डेज। ओके, सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। इफ पॉसिबल आज रात को 9:30 बजे फिर मिलेंगे। बी अपडेटेड, आज रात को 9:30 बजे एक डिफरेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। वो पोस्ट हम लोग बहुत जल्दी कर देंगे अभी, ताकि आप उस टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड रहो, और इसी तरीके से डिस्कस करेंगे हम वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो 100% बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, वॉचिंग दिस वीडियो, किसी भी फॉर्म में आप देख रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, फॉर योर प्रिपरेशंस। डू नॉट वरी, जस्ट बी सेफ एट होम, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज हेल्थ, एंड फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, ठीक है ना। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।